हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग देखेंगे पोलराइजेशन। आज की क्लास में पोलराइजेशन पढ़ेंगे। पोलराइजेशन होता क्या है उस चीज को थोड़ा सा पहले समझेंगे, उसके बाद फिर इसको लिखेंगे। देखो, अगर हमारे पास एक केटायन है और एनायंस के अगर क्लोज अप्रोच कर रहा है, केटायन है मतलब इस पे पॉजिटिव, एनायन है तो मतलब नेगेटिव, ओवरऑल जो होगा उसमें जो जितना प्रोटॉन्स होगा उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो हमारे पास एनायंस बन गया। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स क्लॉड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ज्यादा होगा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, जैसे जैसे ये केटायंस अप्रोच करेगा तो इसके बाद क्या देखने को मिलेगा, ये केटायंस एनायंस में है सो डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देता है, और इस डिस्टॉर्शन को ही बोलते हैं पोलराइजेशन। कि ये जो केटायंस जब एनायंस को अप्रोच किया तो इलेक्ट्रॉन्स क्लॉड है सो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स क्लॉड को अट्रैक्ट करेगा। और दूसरा क्या है, ये न्यूक्लियस, यहाँ पे भी इसका न्यूक्लियस होगा। तो इस अगर हमारे पास अगर हम इसको एनायंस कंसीडर कर रहे हैं और इसको केटायंस, तो हमारे पास इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स है इसका पास कमी होगा, तो या कम होगा, तो ये डायरेक्ट क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और इसका न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो उससे क्या होता है, एनायन का जो शेप है ये डिस्टॉर्शन हो जाता है इसमें, और जो इस शेप में डिस्टॉर्शन आया इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। तो व्हेन देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, केटायन और एनायंस अप्रोच किया। अब ये केटायन और एनायन जब अप्रोच किया तो एनायंस डिस्टॉर्शन इन एनायन हुआ, डिस्टॉर्शन इन एनायन। अगर डिस्टॉर्शन इन एनायन हुआ तो इसी फेनोमेना को, डिस्टॉर्शन को ही फेनोमेना को बोलते हैं पोलराइजेशन। अब इसी चीज को हम लिखेंगे, when cation is come closer to the anion, then electrons of anion is get attracted by cation and distortion of distortion in shape of anion occur. This is known as polarization. इसी फेनोमेना को बोलेंगे पोलराइजेशन। जब केटायंस क्या करेगा, एनायंस को अप्रोच करेगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्लॉड जो होंगे वो एनायंस के डिस्टॉर्शन अगर होगा, और इसी फेनोमेना को, इसी डिस्टॉर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। अब यहां से सिंपली क्या हुआ, जब केटायन एनायंस क्या हुआ, कम क्लोजर आया, ये जब हमारे पास क्लोजर आएंगे तो क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा, और इसी फेनोमेना को क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। अब दो तीन टर्म्स और हमारे पास होता है, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर जो होता है वो केटायन का होगा, कि कितना केटायंस किसी एनायंस को कितना पोलराइज कर सकता है। तो हमारे पास पोलराइजिंग पावर जो होगा वो केटायंस का होगा, और ये बताता है एबिलिटी टू गेट, एबिलिटी टू डिस्टॉर्ट या एबिलिटी टू पोलराइज द एनायन बाय केटायन, इसी को बोलेंगे पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर इज अ पावर ऑफ, पावर या एबिलिटी की बोल सकते हैं, इज अ एबिलिटी ऑफ cation टू polarize the anion,
किसी केटायंस में हमारे पास किसी केटायन का वो पावर जो एसओ एनायंस को पोलराइज कर दे, उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। या इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्शन उसमें शेप मिले आए, उसको भी पोलराइजेशन पावर बोल सकते हैं। तो ये केटायंस की एबिलिटी होती है कि अब कैसे इंपैक्ट करेगा वो सारी बातें आगे करेंगे। दूसरा आप समझना, हमारे पास पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी क्या होता है कि एबिलिटी टू गेट पोलराइज, ये एनायंस का होगा कि हमारे पास पहला दो चीज कि अगर हमारे पास पोलराइजिंग पावर की बात किया है तो ये केटायंस का होगा कि कितना पोलराइज कर सकता है, और पोलराइजिंग एबिलिटी की बात करेंगे तो वो एनायन का होगा कि वो कितना हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पोलराइजिबिलिटी इज एबिलिटी of anion to get polarize, किसी भी एनायंस का हमारे पास जो किसी भी एनायंस के जो पोलराइज होने की जो एबिलिटी होगी उसी को बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी। अब हमारे पास यहां से कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास है सब इस पोलराइजेशन को इंपैक्ट करेगा, उसी की हम लोग बात करेंगे। तो पोलराइजेशन को कौन कौन से फैक्टर इंपैक्ट करेंगे, इसी रूल को बोल देते हैं फजान्स रूल, कि कौन कौन से फैक्टर जो होंगे वो हमारे पास इंपैक्ट करेंगे। तो पोलराइजेशन सीधा समझ में आ गया कि किसी भी कैटायंस के द्वारा एनायंस में जो डिस्टॉर्शन क्रिएट किया जाता है उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। अच्छा, इसका दूसरा भी ट्रू होता है कि एनायंस का जो किसी एनायंस के द्वारा कैटायन में जो डिस्टॉर्शन होता है तो उसको भी पोलराइजेशन बोलते हैं, मगर जनरली जो ये फेनोमेना होता है वो कैटायन टू एनायन होता है। जिसका शेप बड़ा होगा उसमें हमारे पास डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। तो जनरली मानते हैं कि कैटायन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो उसका जो साइज होगा वो श्रिंक कर जाएगा, और एनायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका साइज एक्सपेंड कर जाएगा, और साइज एक्सपेंड कर जाएगा तो जिसका साइज बड़ा होता है उसमें जल्दी डिस्टॉर्शन ला सकते हैं। तो जो हमारे पास पोलराइजेबिलिटी पढ़ते हैं वो एनायन की पढ़ते हैं, और पोलराइजिंग पावर जो पढ़ते हैं वो कैटायंस का पढ़ते हैं। अब इसी जो फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं पोलराइजिंग पावर को, पोलराइजेबिलिटी को चेंज अफेक्ट कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं फजान्स रूल। तो हम लोग अब देखेंगे फजान्स रूल। तो या तो हम इसको बोल सकते हैं factors affecting polarization, या तो फिर हम लोग बात कर सकते हैं इसको फजान। हमारे पास फजान्स Z और Z देख लेना। तो हमारे पास फजान्स रूल भी क्या होता है कि वो बताता है कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास पोलराइजेशन को इंपैक्ट कर पाएंगे। तो फजान्स रूल बोलो या पोलराइजिंग एबिलिटी, पोलराइजिंग फैक्टर्स बोलो। तो सबसे पहला फैक्टर होगा कैटायंस का। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे वो कैटायंस का फैक्टर देखेंगे। तो साइज ऑफ कैटायन या चार्ज ऑफ कैटायन, दोनों में से एक हमारे पास पहला जो हम बात करेंगे चार्ज की ही बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो हम बात करते हैं चार्ज ऑफ कैटायन। कैटायन पे चार्ज का पोलराइजेशन से क्या लेना देना है। अब देखो, जैसे ये हमारे पास अगर ये बॉटल है, अब ये जो अगर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज, या फिर हम मान के चल रहे हैं कि ये नेगेटिवली, ये हमारे पास एनायन है, ये हमारे पास जो मेरे पास कड़ा है, ये कड़ा एक कैटायन है। तो यहां पे क्या होगा कि जब कैटायंस एनायंस को अप्रोच करेगा तो इसमें शेप में डिस्टॉर्शन आएगा। अब ये हमारे पास कोई दूसरा स्फीयर है नहीं तो इसी को कंसीडर करें, मगर अब यहां से समझना कि जब हमारे पास कैटायन एनायन को अप्रोच करेगा शेप में डिस्टॉर्शन आएगा। अब ये कैटायन जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, और जितना अट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा रिपल्सन कॉज होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन करेगा उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन कॉज होगा। तो यहां से सीधा सिंपल है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा उतना ज्यादा हमारे पास डिस्टॉर्शन होगा। तो सबसे पहला जो लिखेंगे हमारे पास जो चार्ज होता है,
charge of cation is directly proportional to polarization. तो जितना ज्यादा हमारे पास चार्ज उतना ज्यादा पोलराइजेशन. सीधा सिंपल पोलराइजेशन क्यों हो रहा है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा हमारे पास केटा एनायंस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा तो उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा. तो यहां से एक क्वेश्चन देखना कि जैसे अगर हमारे पास है सोडियम प्लस, फिर हमारे पास दिया हुआ है मैग्नीशियम 2+, फिर दिया हुआ है एल्युमिनियम 3+. तो अगर हमारे पास यहां से बात करेंगे तो हम लोग लेफ्ट से राइट बोल सकते हैं कि हमारे पास जो चार्ज है वो 1+ से 2+, 2+ से 3+ हो रहा है. तो अगर हमारे पास चार्ज अगर बढ़ेगा, तो अगर हमारे पास चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो हमारे पास पोलराइजेशन क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा. क्लियर इतनी बात है. दूसरा देखना हमारे पास साइज ऑफ केटायन, साइज जितना बड़ा होगा केटायंस का वो कैसे इंपैक्ट करेगा पोलराइजेशन को. तो दूसरा जो फैक्टर है वो हमारे पास, पहला क्या हो गया चार्ज, दूसरा हमारे पास दूसरा जो फैक्टर है वो हमारे पास साइज ऑफ केटायन है. साइज ऑफ केटायन है. साइज ऑफ केटायन कैसे इंपैक्ट करेगा पोलराइजेशन को. पोलराइजेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन होगा. तो केटायंस का जितना छोटा साइज हो उतना ज्यादा हमारे पास पोलराइजेशन होगा, जितना बड़ा होगा उतना कम पोलराइजेशन होगा. इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे, समझना. जैसे अभी हम लोग ने बात किया कि जैसे अगर हमारे पास ये कड़ा है और ये हमारे पास बॉटल था, तो बॉटल हम कड़े को मान रहे थे पॉजिटिव चार्ज, बॉटल हमारे पास जब अप्रोच बॉटल को मान रहे थे नाइन, ये अप्रोच करेगा, इसमें डिस्टॉर्शन लाएगा. अब यहां से समझना कि अगर इसका साइज बड़ा हो जाएगा, चार्ज अगर हम कांस्टेंट रख रहे हैं, अगर हमारे पास पहला फैक्टर क्या है चार्ज हमारे पास कांस्टेंट रखेंगे, अगर हमारे पास साइज अगर इसका बढ़ जाएगा तो ये पोलराइजिंग पावर घट जाएगा. इसका दूसरा एग्जांपल क्या समझ सकते हो, जैसे अगर हम बार मैग्नेट खरीदें, 2 बार मैग्नेट हमने खरीदा, तो अगर दोनों का अगर हमारे पास पावर एक ही है मगर दोनों का साइज अलग अलग है, एक का साइज थोड़ा बड़ा है और एक का छोटा है, तो अगर जब बड़ा साइज का लोगे ना तो उसका अगर सेम पावर रहेगा जितना छोटा का है, तो वो छोटा ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा एज कंपेयर टू बड़े के कंपेयर में. उसका बड़े में जैसे साइज आ जाएगा तो डिफ्यूज हो जाता है, और डिफ्यूज हो जाएगा तो उसकी जो एबिलिटी होती है ना अट्रैक्ट करने की वो कम हो जाएगी. तो यहां से अगर हम इसी से अगर हम एक क्वेश्चंस बनाए, जैसे अगर हमारे पास कोई भी एक ग्रुप का एलिमेंट्स लेना, जैसे अगर हम फर्स्ट ही ग्रुप ले लिथियम प्लस ले लें, सोडियम हमारे पास प्लस ले लिए, पोटासियम, रबेडियम हमारे पास सीजियम प्लस, ये इन सब में अगर हम बात करें तो गौर से समझना कि जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या पहला फैक्टर जो है हमारे पास वो चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है. दूसरा क्या है कि साइज ऑफ केटायन जो हमारे पास है वो साइज ऑफ केटायन, यहाँ पे साइज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. अगर साइज इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन हमारे पास कम होगा. सीधा सिंपल है कि जब छोटा लिथियम प्लस लेके जा रहे हो किसी भी एक एनायंस के पास, तो लिथियम प्लस को जब लेके अप्रोच करोगे तो लिथियम जैसे प्लस जाएगा तो वो पोलराइजेशन करेगा, सोडियम प्लस लेके जाएंगे तो सेम ही पॉजिटिव चार्ज है मगर उसका साइज बढ़ गया तो पॉजिटिव चार्ज क्या तो डिफ्यूज हो जाता है, वो बढ़ जाता है तो उतना इंपैक्टफुल नहीं होता. सेम इसी तरह जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो वो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास डिफ्यूज हो जाता है तो उतना इंपैक्टफुल नहीं होता. अगर इंपैक्टफुल नहीं होगा तो पोलराइजेशन नहीं होगा. या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज है, ओवरऑल एक ही पॉजिटिव चार्ज है, अगर हमारे पास साइज बड़ा होगा तो वो जो एनायंस को अप्रोच करेगा वो भी तो हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा होगा. जैसे अगर हमारे पास एक छोटा स्फीयर है और एक बड़ा स्फीयर है, तो ये केटायन मान रहे हैं, ये एनायन मान रहे थे, अप्रोच कर रहा है. अब जब केटायन का साइज बड़ा कर दोगे हमारे पास एनायन के साइज के कंपेयर में, तो या फिर केटायन जो पहले ये थे उसके साइज बड़ा कर दोगे तो ये डिस्टेंस भी तो हमारे पास बढ़ जाएगा. अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हमारे पास पोलराइजेशन होने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो यहां से सीधा सिंपल ये कंसीडर कर सकते हैं. साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा, साइज किसका, ये भी याद रखना केटायंस का. केटायन का अगर आप साइज
कैटायन का अगर साइज साइज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो R प्लस की बात कर रहे हैं, मतलब कैटायंस का, तो साइज अगर बढ़ रहा है तो हमारे पास जो पोलराइजेशन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसी तरह का और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे अगर हमारे पास ले लें ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो अगर इसमें हमारे पास 2 प्लस सब में कर दो, सब में अगर 2 प्लस कर दे तो चार्ज हमारे पास पहला फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है। अगर पहला फैक्टर अगर कांस्टेंट है तो फिर हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास पहला जो फैक्टर है वो चार्ज हमारे पास सेम ही है, चार्ज सेम है, तो दूसरा जो फैक्टर हो जाएगा साइज का आ जाएगा। तो अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास जो साइज है वो कैटायंस का जो साइज है वो हमारे पास बढ़ रहा है। अगर बढ़ेगा तो हमारे पास साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन जो होगा वो घट जाएगा। नेक्स्ट अब फैक्टर्स पे आएंगे। हमारे पास नेक्स्ट जो फैक्टर्स होगा वो हमारे पास एनायंस की, हमारे पास जो फैक्टर्स होगा वो हम बात करेंगे चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, या इसी दो फैक्टर्स को अगर हम मर्ज कर दें तो यही हमारे पास चार्ज डेंसिटी का फैक्टर बन जाता है। जैसे चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो हमारे पास एक यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा वही चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। तो यहां से एक तीसरा फैक्टर इसी जो मर्ज करके हम बोल सकते हैं, दूसरा हो गया था, यहाँ पे तीसरा कुछ नया नहीं है, वही हमारे पास है। तो यहाँ इन दोनों को मर्ज किया जा सकता है। तो जैसे यहां से समझना कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कौन सा, सॉरी, चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं। अगर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं पहले समझना चार्ज डेंसिटी होता क्या है। चार्ज डेंसिटी, अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो आप जैसे मैटर की बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम, तो वो बताता है, डेंसिटी क्या बताता है, एक यूनिट में कितना मास है। तो हमारे पास चार्ज डेंसिटी बताता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास उसका चार्ज कितना है। तो ये आता है चार्ज बाय हमारे पास वॉल्यूम। अब यहां से इसको ऐसे भी, अब अगर हमारे पास देखना, अगर हम यहां से बात करें, अगर हमारे पास यहां से बात करें कि जैसे अगर मॉलिक्यूल्स जैसे हम लोग ले रहे थे अभी, जैसे लिथियम ले रहे थे, लिथियम हमारे पास लिथियम प्लस कंसीडर कर रहे थे, उसके बाद पोटासियम प्लस सोडियम प्लस आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास पोटासियम प्लस आ जाएगा, उस हलीना का रब से फरियाद। तो अगर हमारे पास यहाँ पे अगर प्लस आ रहा है, देखो चार्ज तो सब में एक ही है, वॉल्यूम धीरे धीरे हमारे पास बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। अगर चार्ज डेंसिटी घटेगा तो पोलराइजेशन भी हमारे पास घटेगा। हमारे पास क्या हो रहा था, चार्ज कांस्टेंट है, वॉल्यूम हमारे पास, या तो इसी डायरेक्ट को बोल सकते हैं कि हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज डेंसिटी हमारे पास घट रहा है लेफ्ट से राइट जाने में। अगर चार्ज डेंसिटी अगर घटेगा तो हमारे पास पोलराइजेशन भी घटेगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा चार्ज डेंसिटी, अच्छा यहाँ पे वो पॉइंट्स नहीं लिखे, इसको लिख लेते हैं कि जो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास चार्ज डेंसिटी होता है। चार्ज डेंसिटी, चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास देखेंगे चार्ज डेंसिटी, तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो तीन टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे, एक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा हमारे पास स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा होता है 18+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले इस चीज को समझ लेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। तो जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात अगर कर रहे हैं, छोटा इसको कर देते हैं,
हमने क्या बोला कि 3 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी हमारे पास पोलराइजेशन डिपेंड करेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 3 टाइप का होगा और उस तीनों को समझेंगे और उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला होगा कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमारे पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स में जो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो वही हमारे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर हमारे पास सूडो नोबल गैस, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को किसको बोलते हैं, जिसमें सारे ऑर्बिटल्स पूरे होते हैं, तो वही उसी के केस में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला आ जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। हमारे पास सूडो नोबल, सूडो का मतलब होता है झूठा, जो सही नहीं है, बस वो झूठा दिख रहा है। तो सूडो नोबल गैस मतलब नोबल गैस नहीं होगा। सूडो नोबल का मतलब होता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो उसके बाहर में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और दूसरा है 18 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास, इसको साइड में नोट पॉइंट्स में हम लोग कर देते हैं, नोट्स में हमारे पास टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें जो सबसे पहला हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सबसे पहला टाइप है वो है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जिसके हमारे पास, जिस केस में ऑक्टेट हमारे पास कंप्लीट हो जाए या फिर नोबल गैस हमारे पास आ जाए। तो जैसे अगर हमारे पास those configuration, those electronic configuration which are same configuration like noble gas। नोबल गैस, जिसका नोबल गैस के अगर जैसा ही अगर उसका अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो उसको हम बोल देते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर हम बात करना चाहे तो सोडियम प्लस का अगर हमारे पास यहाँ से एग्जांपल ले तो सोडियम प्लस की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास नियॉन जैसा हो जाएगा, नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा। तो ये जो हमारे पास सोडियम प्लस जो देगा वो हमारे पास नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। पोटासियम प्लस 19 होता है, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 18, तो ये हमारे पास जब 18 हो जाएगा ये आर्गन जैसा हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम 2+ कर सकते हो, मैग्नीशियम 2+ कर देगो तो फिर ये हमारे पास नियॉन जैसा हो जाएगा। कैल्शियम 2+ कर सकते हैं, कैल्शियम 2+ कर दोगे, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स फिर हमारे पास 18 बराबर हो जाएगा, तो फिर ये आर्गन के बराबर हमारे पास हो गया। तो ऐसे करके जिसमें भी हमारे पास नोबल गैस जो कॉन्फ़िगरेशन जैसा अगर हमारे पास किसी भी एटम्स का आ गया तो उस कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट्स है वो समझना, इसको बोलते हैं सूडो नोबल गैस। तो नोबल गैस हम लोग मानते क्या किसको है कि नोबल गैस जो हम लोग कंसिडर करते हैं वो हमारे पास कंसिडर करते हैं कि जब हमारे पास जो ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाए। तो अगर हमारे पास जितने ऑर्बिटल्स हैं, सारे के सारे नहीं, जितने ऑर्बिटल्स हैं वो अगर हमारे पास फुलफिल ऑर्बिटल होते हैं तो उनको बोला जाता है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां से हमारे पास सूडो, पी साइलेंट होता है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो those configuration in which element have completely fulfilled configuration। जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो कंप्लीटली फुलफिल्ड होंगे तो वो उन कॉन्फ़िगरेशन को सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो दोज कॉन्फ़िगरेशन इन विच एलिमेंट्स हैव अ कंप्लीट फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन,
fulfill orbital configuration are known as pseudo noble gas configuration. क्लियर? अब हमारे पास इसका एग्जाम्पल देखो, अगर हम बात करेंगे जिंक की, जिंक का अगर हम बात करें, अगर हमारे पास जिंक की बात करेंगे तो जिंक 2+ की बात करना। अब यहां से देखो, जिंक 2+ की बात करोगे तो ये हमारे पास आर्गन 18 तक इलेक्ट्रॉन्स खत्म। नेक्स्ट स्टार्ट होगा 4s2, हमारे पास 3d 10 30 के लिए होता है, मगर 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 4s0, हमारे पास 3d 10 आ गया। और इससे जो अंदर वाले अगर ऑर्बिटल्स होंगे सारे भरे हुए होंगे तो बस हमारे पास 4s, जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं तो अनपेयर्ड है नहीं है, तो पूरा का पूरा भरा हुआ ही है। अगर पूरा का पूरा भरा हुआ है तो नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इससे जितना 3d से नीचे लोअर एनर्जी वाला आएगा वो सारे कंप्लीटली फुलफिल होंगे। अगर सारे कंप्लीटली फुलफिल होंगे तो हमारे पास खत्म। दूसरा, अगर इसी तरह अगर अलग अलग एलिमेंट्स लेते जाओगे, अगर हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स लेते जाओगे तो अगर कॉपर प्लस अगर कर दो तो सेम ही हमारे पास आ जाएगा। दूसरा, इसी ग्रुप का हमारे पास सिल्वर और गोल्ड अगर ले लोगे तो इनमें +1 कॉन्फ़िगरेशन लोगे तो ये भी हमारे पास सेम ही दिखेगा कि इसमें ऑक्टेट हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, ऑर्बिटल जो होंगे, जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो कंप्लीटली फिल होंगे। उसी तरह ग्रुप 12 का भी ले सकते हो, जैसे हमने जिंक +2 की बात ही कर दिया है, उसी ग्रुप का कैडमियम 2+ ले सकते हो, Hg 2+ ले सकते हो। तो इन सब में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमारे पास जितने ऑर्बिटल यूज होंगे वो सारे के सारे कंप्लीट होंगे। और तीसरा जो हमारे पास, एक हमने पढ़ा सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा हमने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और जो तीसरा आएगा वो 18+2 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। 18+2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, 18+2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की 18 जो हमारे पास है, 18 और +2 करके 20 ही बोल सकते थे, मगर 18 जो है वो हमारे पास n-1 सेल की बात कर रहे हैं। 1-l सेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स 18 होगा, और ये जो 2 है वो हमारे पास n सेल की बात कर रहे हैं। तो यहां पे ये अंतर है। तो 18 + n, जैसे अगर हम पीबी की बात करें तो अगर पीबी की बात करें, पीबी +2 की बात करो। अच्छा, यहां से एक लाइन लिख लो कि यहां पे वही सीधा सिंपली कि अगर हमारे पास प्लेंटीमेट्स और अल्टीमेट सेल में अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18+2 का हिसाब से आ जाए तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा 18+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर हम पीबी 2+ की बात कर रहे हैं तो पीबी जो हमारे पास होता है वो ग्रुप 6 का मेंबर है। तो अगर ग्रुप 6 में बात करेंगे तो हमारे पास ये, अच्छा 80 ये आ जाएगा हमारे पास 82 83 82 सॉरी 82 आ जाएगा। 82 आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ से यूज करेंगे जेनॉन को। जेनॉन हमारे पास जो हो जाएगा वो 54 आ जाएगा। अगर हमारे 54 या 56, जेनॉन 54, ठीक है 54 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे वो भरेंगे कैसे 6s2 के बाद आ जाएगा 4f14, उसके बाद आ जाएगा 5d10, उसके बाद हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 5d10 आ जाएगा। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4f तो हो गया, हमारे पास 5p2 6p2 6p हमारे पास 2 आ जाना चाहिए। तो अब यहां से अगर हम देखेंगे यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारे पास 6p2, यहां से 54 2 56 56 और 56 और 4 हो गया 60 और 10 70 70 और 10 80 80 और 2 82। अब यहां से अगर हम 2+ की बात करेंगे तो 2+ की बात करेंगे तो यहां से S से हमारे पास 0 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब देखो यहां पे अगर S से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो P में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 2। अब यहां से देखो, अभी तुम बोलोगे 18 तो आ नहीं रहा सर, यहां पे देखोगे 5d अगर इसी में करेंगे तो हमारे पास 5s2 होगा, 5p हमारे पास 6 होगा और हमारे पास 5d ये 10 होगा। तो यहां से अब काउंट करें 10 6 16 16 2 18। अब ये जो देखो n-1 सेल हो गया,
और ये हमारे पास 6p जो है वो n सेल हो गया, और n सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो एलिमेंट्स है उसको बुलाया था 18+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें हमारे पास Sn, इसी जैसा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमारे पास Sn2+ का होगा। इसी जैसा जो अगर इसी का कॉन्फ़िगरेशन, इसी टाइप का और कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसी का हमारे पास एग्जाम्पल जो होगा वो Sn+2 होगा हमारे पास, और Bi3+ होगा, जिसमें हमारे पास 18+2 इलेक्ट्रॉन्स फॉलो होंगे। अब यहां से देखना कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े तो इसमें जो पोलराइजेशन का हमारे पास क्या होता है सीक्वेंस, वो समझना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट बचा, ये चार्ज डेंसिटी तीसरा हो गया था, चौथा हमारे पास जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे होता है तो पोलराइजेशन जो होगा हमारे पास, पोलराइजेशन जो होगा हमारे पास वो इस सीक्वेंस को फॉलो करता है, जिसमें हमारे पास 18+2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उससे ज्यादा होगा स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास लिखे थे उसमें सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगा। देन हमारे पास जो होगा वो 18+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होगा। तो अगर कोई मॉलिक्यूल्स में स्यूडो नोबल गैस है अगर तो उसमें ज्यादा होगा, उसमें उसके बाद 18 नोबल हमारे पास 18+2 का, और सबसे लास्ट में जो होगा वो हमारे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का होगा। तो अगर हमारे पास 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास स्यूडो नोबल गैस, हमारे पास 18+2 इलेक्ट्रॉन्स और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें सीक्वेंस ये होगा। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, हमारे पास जो एग्जाम्पल लेते हैं वो लेते हैं Ag+ एक यूज कर रहे हैं, Ag+ हमारे पास दूसरा होगा Pb2+, और लास्ट हमारे पास एक आ जाएगा सोडियम+। तो ये 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं हमारे पास। तो यहां पे अगर हम तीनों में बात करेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या है कि ये क्या है, ये हमारे पास स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये है 18+2 इलेक्ट्रॉन्स का, और ये हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जो पोलराइजेशन होगा वो हमारे पास स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का ज्यादा होगा, उसके बाद 18+N, और उसके बाद आ जाएगा सोडियम का। तो ये याद रखना है कि अगर जब ये फैक्टर्स लगेगा तब हम इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट जो फैक्टर होगा 4 तक हमारे पास कंप्लीट। अब 6 देखना, 6 होता है Z इफेक्टिव। जितना ज्यादा हमारे पास Z इफेक्टिव होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। Z इफेक्टिव क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कि किसी भी न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें कितना उसका न्यूक्लियस का चार्ज लग रहा है, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो Z इफेक्टिव, या इसी को लिख देते पहले एक लाइन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इसको बोलेंगे Z इफेक्टिव। तो Z इफेक्टिव जितना ज्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज होगा उतना ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा पोलराइजेशन होता है। तो Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या उल्टा लिख दे रहे, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। और हमारे पास और अच्छा, इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। इसके एग्जांपल्स देखना, हमारे पास जो आएगा वो देखो, गोल्ड हमारे पास Ag+, उसके बाद हमारे पास कॉपर Cu2+, हमारे पास Ag+, और Au+। अब Z इफेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास यहां से देखना,
कॉपर 2+ नहीं, कॉपर प्लस ही आएगा, सेम ही ग्रुप का एलिमेंट्स। तो अगर हमारे पास ये कौन से ग्रुप का आ जाएगा हमारे पास, 10 12 11 ग्रुप का एलिमेंट्स है और इसमें सबसे पर 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां से देखो ये हमारे पास 3D सीरीज का, ये 4D और ये 5D का। तो जब हमारे पास D सीरीज में अगर हमारे पास 3D से 4D 5D जाते हैं तो Z इफेक्टिव हमारे पास बढ़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि Z इफेक्टिव कुछ नहीं है, हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है। तो क्योंकि डी का पुअर शिल्डिंग होता है, तो पुअर शिल्डिंग होता है तो उसी की वजह से जेड इफेक्टिव हमारे पास बढ़ेगा। और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो हम बोल सकते हैं पोलराइजेशन भी हमारे पास इंक्रीज होगा, पोलराइजेशन जो होगा वो हमारे पास इंक्रीज होगा। अगर पोलराइजेशन हमारे पास बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास ज्यादा पोलराइज होगा। उसी तरह हम ले सकते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स भी। तो अगर जिंक कैडमियम अगर हम यूज करें, अगर हमने जिंक कैडमियम और हमारे पास मरकरी Hg2+ करे तो इसमें भी हमारे पास डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी अगर हमारे पास जेड इफेक्टिव अगर राइज करेगा तो हम बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन जो होगा वो भी हमारे पास बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है चार्ज ऑन एनायन। चार्ज ऑन केटायंस का हम लोग बात कर लिए। अब नेक्स्ट जो फैक्टर्स होगा, कितने फैक्टर्स हो गए 5। नेक्स्ट हमारे पास 6 जो होगा वो चार्ज ऑन एनायन। जैसे हम लोग केटायंस की बात कर रहे थे तो केटायन में चार्ज कैसे था, चार्ज जो पोलराइजेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो इस केस में भी जो हमारे पास पोलराइजेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ चार्ज, ये चार्ज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायंस। ऐसा क्यों कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना बड़ा होगा, और जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा हमारे पास पोलराइजेबिलिटी होगी। अगर उतना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी तो हमारे पास इस चीज को समझना, जैसे अगर हम 3 मॉलिक्यूल्स अगर हम कुछ ले लें, जैसे अगर हम बात करें, एक लिया हमने फ्लोरीन माइनस, दूसरा लिया ऑक्सीजन पर 2-, तीसरा हमने लिया नाइट्रोजन पे 3- और चौथा लिया कार्बन पे 4-। अब देखो चार्ज जितना ज्यादा होगा, अब यहाँ पे अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा होगा तो जब हमारे पास जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा साइज बढ़ता है। और इस केस में हम लोग जो लगाते हैं वो जो साइज के बेसिस पे भी लगा देते हैं। तो फिलहाल अभी चार्ज ही देखो। तो अगर हम चार्ज के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और उतना ज्यादा पोलराइजेशन तो होगा F से ज्यादा O2 का, O2 से ज्यादा हमारे पास N3 का, N3- का, N3- से 4-। तो हमारे पास क्या हो रहा है, चार्ज जो है किसका, एनायंस का, तो Q- हम लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हमारे पास पोलराइजेशन जो होगा वो भी बढ़ेगा। दूसरा हमारे पास जो है कैटायन का साइज था, उसी तरह हमारे पास एनायन का भी साइज आएगा। तो एनायन का जो साइज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर एनायन का साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इसी में कर लो, देख लो। अब यहाँ पे तुम्हें चार्ज भी दिखेगा और हमारे पास साइज भी दिख जाएगा। तो इसको दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पहला तो फैक्टर्स लिखते हैं, 5 हो गया, 6 हो गया था हमारे पास, 7वां साइज ऑफ एनायन। तो पोलराइजेशन के लिए जो हमारे पास होता है, पोलराइजेशन जो होगा, पोलराइजेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन होता है, साइज ऑफ एनायन। एनायन का जितना साइज हमारे पास बड़ा होगा उतना ज्यादा हमारे पास रिपल्सन होगा। जैसे देखो जितना बड़ा साइज होगा उतना जल्दी डिस्टॉर्शन क्रिएट किया जा सकता है, मगर एनायंस जितना बड़ा होगा उसमें डिस्टॉर्शन, जितना बड़ा साइज होगा उतना जल्दी डिस्टॉर्शन, छोटा रहेगा तो डिस्टॉर्शन हमारे पास कम होता है। तो इस चीज को, जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, हेलोजन्स ही ले लें। हेलोजन्स अगर ले लोगे तो जैसे अगर हमने फ्लोरीन माइनस लिया, फिर लिया क्लोरीन माइनस, फिर हमारे पास ब्रोमीन माइनस, फिर आयोडीन माइनस, सब एनायन है। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम लेफ्ट से राइट अगर जा रहे हैं तो हमारे पास डाउन द ग्रुप जो होगा, अगर सेम ही चार्ज दे रही है तो हमारे पास डाउन द ग्रुप क्या होगा, साइज बढ़ेगा। अगर साइज बढ़ेगा तो साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ये
एनायंस के लिए, केटायंस के लिए नहीं होगा। तो ये याद रखना कि केटायंस का जो साइज था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, जितना छोटा उतना बेहतर। याद करो, दो मैग्नेट हमने बोला एक दोनों सेम ही पावर का है, तो जितना छोटा होगा उतना पावरफुल होगा। और दूसरा यही कि एनायंस में जितना साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन, क्योंकि डिस्टॉर्शन एनायन पे देखना है, केटायन पे नहीं देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइज है R माइनस इसको कर देते हैं, ये हमारे पास बढ़ रहा है, तो अगर बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन जो होगा वो हमारे पास इंक्रीज होगा। अब हमारे पास देखना है कि ये जो हमारे पास फैक्टर्स जो देख लिए हैं इसका इम्पैक्ट कैसे होगा। तो पोलराइजेशन का एप्लीकेशन देखना है, तो हमारे पास यहाँ पे पहले देखेंगे आयनिक कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर में इम्पैक्ट, और उसके बाद फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट्स की भी बात करेंगे। तो हमारे पास पोलराइजेशन कैसे इम्पैक्ट करेगा, पोलराइजेशन कैसे इंपैक्ट करेगा हमारे पास आयनिक कोवैलेंट कैरेक्टर को, तो उसी चीज के बारे में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबके भी देखेंगे। तो पोलराइजेशन एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन का एप्लीकेशन। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे टू प्रिडिक्ट द आयनिक कैरेक्टर और कोवैलेंट कैरेक्टर। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है उतना कोवैलेंट कैरेक्टर हमारे पास ज्यादा होता है। पहला हमारे पास टू कंपेयर कोवैलेंट एंड आयनिक कैरेक्टर। कोवैलेंट और आयनिक कैरेक्टर को प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो हमारे पास रिलेशन क्या है कि जो पोलराइजेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर होता है। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर हमारे पास होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना कोवैलेंट कैरेक्टर, और जितना कम पोलराइजेशन होगा उसमें आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। अच्छा, यहां से एक बात और समझना कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स नहीं है जो प्योरली हमारे पास आयनिक हो, और कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स नहीं है कि जो हमारे पास प्योरली कोवैलेंट हो, जिसमें भी हमारे पास जो भी आयनिक कंपाउंड्स है वो हमारे पास उसमें भी कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, और जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर है उसमें भी हमारे पास जिसमें भी कोवैलेंट कैरेक्टर है उसमें भी हमारे पास आयनिक कैरेक्टर होगा। तो आयनिक कैरेक्टर किसी में ज्यादा और किसी में कम होता है, तो सेम कोवैलेंट कैरेक्टर किसी में ज्यादा और किसी में कम होगा, मगर जो प्रीडोमिनेंटली होता है उसी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स कोवैलेंट है या हमारे पास आयनिक है। तो कोवैलेंट आयनिक सब में होगा, वो चाहे मॉलिक्यूल्स आयनिक हो या कोवैलेंट हो। अगर जो डोमिनेटिंग पार्ट अगर आयनिक है तो वो, जैसे अगर मान के चलो कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर हमारे पास 80% अगर आयनिक है, 20% कोवैलेंट, तो मॉलिक्यूल्स आयनिक कहलाएगा। तो हर मॉलिक्यूल्स में आयनिक और कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। तो अगर हमारे पास देखो, जैसे अगर हम ग्रुप 1 के मेटल्स की बात करते हैं, मेटल अगर हमारे पास मेटल फ्लोराइड ले लिए, जैसे देखो हमने बात किया NaF, लिथियम से स्टार्ट करते हैं, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटासियम फ्लोराइड, रेबेडियम फ्लोराइड, और हमारे पास सीजियम फ्लोराइड। तो अगर हमारे पास डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारे पास पहला देखो तो साइज ऑफ कैटायंस, हमारे पास चार्ज ऑफ कैटायन सेम है, चार्ज ऑफ एनायन भी सेम है। अच्छा, एनायंस का हमारे पास इसमें कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि एनायन जो है वो सारे आइडेंटिकल है, इसमें भी फ्लोरीन उसमें भी फ्लोरीन, तो फ्लोरीन वाला कोई इंपैक्ट लगाएगा नहीं। तो हमारे पास कैटायन ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। तो अगर कैटायन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है तो चार्ज ऑफ कैटायन कांस्टेंट है, साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन हमारे पास कम होगा। अगर हमारे पास साइज जो होगा, साइज ऑफ कैटायन जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास पोलराइजेशन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। अगर पोलराइजेशन कम होगा तो हमारे पास कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर जो होगा वो भी कम होगा। मगर हम बात करेंगे जो आयनिक कैरेक्टर की, अगर हम बात करेंगे आयनिक कैरेक्टर की, तो आयनिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, हमारे पास बढ़ेगा।
तो ये सीधा सिंपल सा है, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर हमारे पास बढ़ेगा। और दूसरा देखो, अगर हमारे पास जैसे हमने एनायंस को अभी सेम रखा, कैटायन को अगर सेम कर दे, जैसे अगर हमने सोडियम फ्लोराइड ले लिया, सोडियम हमारे पास क्लोराइड ले लें, सोडियम हमारे पास ब्रोमाइड ले लें, और सोडियम हमारे पास आयोडाइड ले लें, तो अगर इस केस में अगर हम कोवैलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर अगर मेजर करेंगे तो देखो हमारे पास जो पोलराइजेशन था वो क्या था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो सोडियम जो सोडियम है मतलब कैटायन सब में सेम है तो कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं। हम देखेंगे एनायंस को, एनायंस क्या है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो इस केस में हमारे पास जो साइज है, साइज ऑफ एनायन, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, साइज ऑफ एनायन इज इंक्रीजेस, अगर इंक्रीज कर रहा है तो हमारे पास जो पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन वो भी हमारे पास इंक्रीज करेगा। तो हम बोल सकते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा। अगर कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहेगा तो हमारे पास आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जो सबसे हमारे पास अगर मेटल फ्लोराइड की बात करेंगे तो हमारे पास मोस्ट आयनिक कौन होगा, सोडियम फ्लोराइड, और मोस्ट हमारे पास कोवैलेंट कैरेक्टर जो किसका होगा, सोडियम आयोडाइड का। तो इसी तरह हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो किसी, अब हमारे पास और भी दूसरे, और अगर एग्जांपल लेना चाहेंगे, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सोडियम से स्टार्ट करते हैं, सोडियम फ्लोराइड, उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम फ्लोराइड, एल्युमिनियम फ्लोराइड, उसके बाद SiF4, उसके बाद PF, सॉरी यहाँ पे 2, यहाँ पे सॉरी 3 आ जाएगा ना, 3 4 हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा PF5। ये कुछ मॉलिक्यूल्स है, इसमें आपको बताना है कि कोवैलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर। तो फिर से वही चीज आ जाएगा कि कोवैलेंट और आयनिक की बात करेंगे तो पहला हमारे पास देखो एनायन सेम है तो कंपेयर क्या होगा, कैटायनिक पार्ट। अब कैटायनिक पार्ट पे यहाँ से देखना 2+, यहाँ सॉरी 1+ है, यहाँ पे जो होगा वो 2+ हमारे पास होगा, 1+, यहाँ पे 2+, यहाँ पे 3+, यहाँ पे 4+, और यहाँ पे 5+। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोलराइजेशन। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि चार्ज जो हो रहे हैं वो इंक्रीज कर रहा है। अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो हमारे पास पोलराइजेशन क्या होगा, पोलराइजेशन जो होगा वो इंक्रीज करेगा। पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो हम बोलेंगे कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और हमारे पास आयनिक कैरेक्टर जो होगा, आयनिक कैरेक्टर वो डिक्रीज होगा। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं पीरियड्स में, किसी भी फ्लोराइड्स का अगर हम लेते हैं या कोई भी हाइलाइट्स अगर लेंगे तो कोवैलेंट कैरेक्टर हमारे पास इंक्रीज करेगा। इसी तरह हम लोग और भी एक एग्जांपल ले लें, जैसे देखो AgCl है हमारे पास, PbCl2 है, और हमारे पास Ag हो गया Pb, और हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स और होना चाहिए Na। अभी हमने कुछ देर पहले लिया था तो ये हमारे पास जो होगा वो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे पास 18+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हमारे पास ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हमारे पास इसमें बोलेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास पोलराइजेशन क्या हो रहा है, पोलराइजेशन जो हो रहा है वो घट रहा है। अगर पोलराइजेशन घटेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर हमारे पास घटेगा। और आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो देखना यहाँ से सोडियम क्लोराइड एक आयनिक मॉलिक्यूल्स है। तो आपको सिंपली मॉलिक्यूल देखना है और जो हमने फजान्स रूल में जो फैक्टर्स लिखवाए बस उनको एक ख्याल रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और अगर देखना चाहोगे तो हमारे पास एक लास्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं। हमारे पास BF2, BCl2, Br2 और Bi2। फिर से यहां से अगर देखेंगे तो हमारे पास मेटल्स क्या हो रहा है, जो कैटायंस का पार्ट है वो कांस्टेंट है, तो कैटायन कंपेयर में नहीं है। एनायंस डिफर कर रहा है तो एनायंस पे हमारे पास चार्ज सेम है, साइज बढ़ रहा है। तो हमारे पास जो साइज है
साइज ऑफ एन आयन वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होगा तो हमारे पास पोलराइजेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर हमारे पास इंक्रीज करेगा और आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारे पास था। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी की बात करेंगे। सॉल्बिलिटी को कैसे हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर से जोड़ेंगे और आयनिक कैरेक्टर से जोड़ेंगे, उस चीज को थोड़ा सा समझना। तो जो सॉल्बिलिटी है, पहला हमने फैक्टर देखा टू कंपेयर द आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट, टू कंपेयर कोवेलेंट एंड आयनिक कैरेक्टर। दूसरा जो हमारे पास फैक्टर होगा, दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा जो एप्लीकेशन है, वो हमारे पास क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर। किसी भी मॉलिक्यूल्स की सॉल्युबिलिटी वाटर में हम लोग देखेंगे तो वाटर में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल, या सॉल्युबिलिटी सिर्फ बात करेंगे तो वाटर में बोल सकते हैं। और हमारे पास अच्छा, यहां से सीधा प्लीज सिर्फ सॉल्युबिलिटी रहने देते हैं, दोनों फैक्टर्स को कंपेयर कर लेंगे। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो यहां से देखना, एक चीज ये हमेशा गांठ बांध के रख लेना कि सॉल्युबिलिटी में एक लाइन लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब कि पोलर जो होगा वो पोलर को डिसॉल्व करना चाहेगा, नॉन पोलर जो होगा वो नॉन पोलर को डिसॉल्व करना चाहता है। पोलर डिसॉल्व, पोलर डिसॉल्व, पोलर डिसॉल्व, पोलर मॉलिक्यूल, और हमारे पास नॉन पोलर डिसॉल्व, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, जैसा जो मॉलिक्यूल्स होगा वैसा डिसॉल्व करना चाहेगा। पोलर पोलर को डिसॉल्व करना चाहेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर को डिसॉल्व करना चाहेगा। तो यहाँ पे अब समझना कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली हमारे पास जो होंगे वो उसमें कोवेलेंट हमारे पास पोलर होते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होंगे वो उल्टा बोल दे रहे हैं, कोवेलेंट का जो अब हमारे पास इसे यहाँ से दो चीज समझना, पोलर और नॉन पोलर। तो अगर हमारे पास पोलर कंपाउंड्स है, पोलर कंपाउंड्स है तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी जो होगी, सॉल्युबिलिटी, अच्छा पोलर कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी पोलर में ही होगा। हम बात करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स। जो जनरली हमारे पास जो होता है कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होगा, कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली जो सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वो हमारे पास नॉन पोलर में सॉल्युबल होंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो यहां से हमारे पास क्या आ सकता है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हमारे पास बेंजीन, पॉलवीन, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे नॉन पोलर है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व होना चाहेगा। दूसरा अगर हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स की, तो आयनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल इन वाटर। तो आपको दो चीज, वाटर मतलब कहने का मतलब है पोलर सॉल्वेंट। तो आपको दो चीज पूछेगा, सॉल्युबिलिटी पूछेगा, वो नॉन पोलर में भी पूछ सकता है और पोलर या वाटर में भी बात कर सकता है। तो जितना ज्यादा हमारे पास आयनिक कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा हमारे पास वाटर में सॉल्युबिलिटी हाई होगी, और जितनी ज्यादा हमारे पास वाटर में सॉल्युबिलिटी हाई होगी, आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारे पास सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो जनरली हम लोग जो क्वेश्चंस पूछता है वो सॉल्युबिलिटी इन वाटर पूछता है। तो जैसे अगर हमने कुछ क्वेश्चंस करे तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं, यहां से सीधा सिंपली अगर इन सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, इन सॉल्युबिलिटी इन वाटर सॉरी लिख देते हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर में अगर हमारे पास बात करते हैं, तो वाटर में ही क्यों बात करते हैं जनरली, क्योंकि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसिडर किया जाता है। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो होगा, अगर आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और
सॉल्बिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉल्बिलिटी इन वाटर, सॉल्बिलिटी इन वाटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर। तो अगर किसी मॉलिक्यूल्स में कोवैलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसकी सॉल्बिलिटी वाटर में उतनी कम होगी। चलो छोड़ो, हमारे पास यहां से देखना नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास कंपेयर करेंगे सॉल्बिलिटी इन वाटर कि वाटर में हमारे पास सॉल्बिलिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो जैसे अगर हम एग्जांपल्स ले लें, हमारे पास सॉल्बिलिटी की बात कर रहे थे, ठीक, सॉल्बिलिटी का क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अगर हमारे पास है लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटासियम फ्लोराइड, रेबिडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड, एक क्वेश्चन इसमें हमारे पास। दूसरा NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, एक ये AgF, AgCl, AgBr और AgI। और हमारे पास PbF2, PbCl2, PbBr2, PbI2 और लास्ट HgF2, HgCl2, HgBr2 और लास्ट HgI2। इनमें अगर हम बात करेंगे तो देखना, सबसे पहला ये सारी बातें बात कर रहे हैं वो सॉल्बिलिटी इन वाटर में बात कर रहे हैं। तो ये अगर हम सबसे पहला मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करें हमारे पास, तो कोवैलेंट कैरेक्टर आपको पता करना है, कोवैलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो यहाँ पे लिथियम से हमारे पास सीजियम तक सबसे पहले तो फ्लोराइड सेम है, मतलब एनायन सेम है। हम केटायंस की बात करेंगे, अगर केटायंस की बात करेंगे तो केटायन का साइज हमारे पास क्या हो रहा है, साइज जो है वो केटायंस का हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं केटायन का इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजेशन जो होगा वो हमारे पास डिक्रीज करेगा, पोलराइजेशन डिक्रीज करेगा। तो कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा और हमारे पास आयनिक कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज करेगा। और आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्बिलिटी किसमें बात करें, वाटर में, तो सॉल्बिलिटी हमारे पास बढ़ेगा। दूसरा यहां पे आते हैं इस केस में देखना, सोडियम पे प्लस, मैग्नीशियम पे 2+, एल्युमिनियम पे 3+ और इस पे 4+। तो जितना ज्यादा चार्ज केटायन पे या एनायन पे वो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन होगा। तो अगर हमारे पास चार्ज बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो अगर हमारे पास चार्ज जो है वो बढ़ रहा है तो हमारे पास पोलराइजेशन जो होगा वो भी बढ़ेगा। तो कोवैलेंट कैरेक्टर हमारे पास बढ़ेगा और आयनिक कैरेक्टर जो होगा वो घटेगा। और आयनिक कैरेक्टर घट रहा है तो सॉल्बिलिटी भी हमारे पास घटेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो केटायन पार्ट सेम है। एनायंस की बात करेंगे तो एनायंस हमारे पास क्या रहा है, फ्लोरीन से आयोडीन साइज बढ़ रहा है तो हमारे पास एनायन का जो साइज होता है वो डायरेक्ट पोलराइजेशन से डिपेंड करेगा। तो साइज जो हमारे पास है, साइज ऑफ एनायन, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास पोलराइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। पोलराइजेशन अगर इंक्रीज होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर हमारे पास इंक्रीज होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो आयनिक कैरेक्टर हमारे पास डिक्रीज होगा। और सॉल्बिलिटी इन वाटर जो होगा वो हमारे पास डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि आयनिक कैरेक्टर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसमें बात करेंगे, अब इस पे देखना, अगर ये मॉलिक्यूल्स है फिर केटायन पार्ट सेम,
एनायन पार्ट्स डिफरेंट है, इसमें भी केटायन पार्ट सेम और एनायन पार्ट्स डिफरेंट है। तो इसमें भी हमारे पास जो हो रहा है वो सेम चीज यहाँ पे जो अप्लीकेबल होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमारे पास डायरेक्टली देते हैं कि सॉल्बिलिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी, इसमें भी हमारे पास सॉल्बिलिटी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो ये हमारे पास है सॉल्बिलिटी का रीजन, यहां से निकाल लेते हैं। हमारे पास सॉल्बिलिटी का निकल गया और हमारे पास और कुछ वैसा हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे इतना ही बात हम लोग करेंगे। तो ये हमारे पास तीन एप्लीकेशन, आयनिक करेक्टर, कोवैलेंट करेक्टर, ये यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है। जी